हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यह आपकी एसएसटी क्लास है और इस क्लास में आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जो पहले क्लास पढ़ रहे थे 7th क्लास 6th क्लास, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे दूसरे टॉपिक कवर किए हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। 6th में आपने मेडल प्रिमिटिव मैन का टाइम पढ़ा होगा, उसके बाद में मिडल एज, जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मुग़ल शासक वगैरह है उसके बारे में सारा इतिहास जाना है। अब आप पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश के बारे में। ब्रिटिश कब आए, हमारे देश में विदेशी ताकतें या व्यापारी लोग कब आने लगे और उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश के ऊपर कब्जा किया, या वे 200 साल का समय पीरियड, या हम ऐसा कह सकते हैं आफ्टर 1498 का कुछ एक पोर्शन है, लेकिन उससे लिंक सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज फर्स्ट चैप्टर, द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, इसका हम यदि हिंदी देखें तो ये होगा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ लोग भारत आए और किस प्रकार से उन्होंने अपना व्यापार यहाँ पे विस्तार, या शुद्ध हिंदी देखा जाए या अदर शब्दों में हम कहें तो कहेंगे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। वाई डिड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कम टू इंडिया, क्या कारण था कि यूरोप की कंपनियां भारत व्यापार करना आई। व्हाट वाज द इंडियाज पॉलिटिकल कंडीशन एट टाइम ऑफ एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, या पॉलिटिकल का राजनीतिक ही होता है। ठीक है, तो उस समय की क्या क्या स्थितियां थी वो पढ़ेंगे। साथ साथ हम देखेंगे हाउ डिड द ट्रेड एंड ट्रेड रिवलरीज स्टार्ट इन इंडिया विद द ईस्ट इंडिया कंपनीज। हम ऐसा कहेंगे दूसरे शब्दों में, यूरोप से जो देश आए थे उनके बीच में व्यापार को फैलाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए किस प्रकार से आपस में युद्ध और लड़ाइयाँ होने लगी, ये पढ़ेंगे। What were the results of the Anglo-French rivalry in Carnatic War? एंग्लो फ्रेंच लड़ाई का क्या परिणाम रहा, कर्नाटक युद्ध क्या रहा, वो देखेंगे। नेक्स्ट है हाउ वॉज द ब्रिटिश रूल स्टेबलाइज्ड इन बंगाल, किस प्रकार से ब्रिटिश शासकों ने बंगाल में अपना कब्जा किया, या ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से बंगाल में अपने सत्ता की स्थापना की, ये पढ़ेंगे। What were the reasons of the British success in the political and trade rivalries? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार किस प्रकार से हुआ, ऐसी कुछ चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। कहा जाता है जब हमारे देश में अलेक्जेंडर आया, या उसको जो इन्वेंशंस थे इंडिया में, वे एक लंबा टाइम तक चलता रहा, है ना। भारत को कई बार, ऐसा नहीं है सिर्फ अलेक्जेंडर ही रहा, उसके बाद में और अन्य सी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, है ना, और वो भी कई सारी क्लैंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कई अन्य इन्वेडर्स थे, है ना। क्लैन यानी जाति के लोग, इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी। तो अलेक्जेंडर के बाद में ये सिलसिला स्टार्ट हो गया भारत में। इसके बाद जो जो मुख्य आए उनमें क्या कुछ नाम, जैसे शक, है ना, शकश आए, इसको हिंदी में शक कहा जाता है, ह्यून, है ना, एंड मंगोल, ये सारे आक्रमणकारी भारत में आए और इनमें से कई सारे तो भारत में आकर रह गए, बस गए। ठीक है, सम ऑफ दिस इन्वेडर्स आइदर रिटर्न फ्रॉम आफ्टर द डिफीट्स और बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री बाय इंटरमिंगलिंग इन सोशियो कल्चर लाइफ। हम ऐसा कहेंगे, कुछ तो ऐसे थे जो हार गए तो भाग गए, लेकिन जो जीत गए या तो वो गुलाम बनकर रहे, और यदि जीत गए तो वो यहाँ पे बिल्कुल अपने देश की तरह, अपने घर की तरह, यहाँ की जो महान समाज था, सांस्कृतिक थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें बिल्कुल घुल मिल गए। द मुगल स्टेबलाइज्ड माइटी एम्पायर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हम कह सकते हैं मुगल, आपने पढ़ा है क्लास 7th में, इन्होंने उत्तर भारत के ऊपर अपना कब्जा स्थापित किया। ठीक है, इसके बाद में मुगलों ने जिस प्रकार से अपना एक्सपेंशन इंडिया में फैलाया, उसके चलते हुए जो उस समय के इंडियन रूलर्स थे, जो रिलीजन्स, जो उनकी कास्ट थी, जैसे राजपूत है,
सिख है, मराठा है, इन लोगों से मुगलों की कई सारी लड़ाइयाँ हुई उस समय। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द मुगल पावर मैनी यूरोपियन पावर्स कम टू इंडिया। मुगल के बाद में कई अन्य यूरोप के देश हमारे भारत में आने लगे। उसमें से कुछ एक जो सबसे प्रसिद्ध रहे, ताकतवर रहे, उसमें पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली, डच का डची होगा, ब्रिटिश यानी अंग्रेज, फ्रेंच यानी फ्रांसी, ये देश के लोग या व्यापारी रहे। Conflicts arose among them for trade and afterward for captures of political power. स्टार्टिंग में यदि हम कहें तो इनकी जो लड़ाई हुई थी बेटा, वो आप ऐसा कह सकते हो कि व्यापार को बढ़ाने के लिए हुई थी। बट सेकेंड प्लेस पे या सेकेंड स्टेज में हम कहें तो ये पॉलिटिकल जो पावर है उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। Ultimately, the British emerged successful in establishing their power after signing pact with Indian rulers and established supremacy over them. अंततः या लास्टली हम क्या कहेंगे, जो ब्रिटिश पावर थी वह सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक हमारे देश में अपना शासन स्थापित करने में सक्षम हुई या सफल रही। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारतीय जो राजा थे उस समय के शासक थे, उन लोगों से कई सारे पैक्ट साइन किए, संधियाँ कर ली, और उन संधियों के चलते हुए भारतीय राजाओं ने अनुमति दी कि व्यापार करे, तो पार्सली तो वे वहाँ पे व्यापार करने लगे और कई जगहों पर पार्सली रूलर भी हो गए। द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अचीव इंडिपेंडेंस। भारतीय लोगों ने उसके बाद में अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने में काफ़ी समय व्यतीत किया। The people of India actively took parts in freedom movements and ultimately achieved independence in year 1947. इंडियन को ब्रिटिश से अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स लगे टोटली इंडिपेंडेंस लेने के बाद में। कहा जाता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हम कह सकते हैं 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, जो कि उस समय के अलाउद्दीन नामक शासक था उसके बीच में हुई थी, है ना, अंग्रेजों के साथ में। सॉरी, कुछ वर्ड आगे पीछे हो जा रहे हैं मेरे। मैं आप लोगों से ऐसा नहीं कहूँगा कि जो ये युद्ध हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ, या सॉरी अलाउद्दीन नाम मैंने गलत ले दिया था, है ना बेटा, नवाब था ये, सिराजुद्दौला नाम है इसका, ठीक है बेटा। तो सॉरी फॉर दिस मिसगाइडेड वर्ड। यानी कि पहली लड़ाई वहीं से हुई 1857 में, जहाँ सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने और उसके कुछ साथियों ने मिलकर हरा दिया। इसके बाद में हम कहते हैं कि हाँ, अंग्रेज़ों का शासन स्टार्ट हुआ 1947, यानी अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स में, अप्रोक्स बोल रहा हूँ मैं, हमारा देश उनका गुलाम रहा और लास्टली हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। ओके, नाउ ये था हमारा इनका अराइवल कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब हम देखते हैं कौन कौन हुआ और कैसे आए। So the arrival of European trading companies to India, some major happening in Europe in the 15th century. What were the reasons behind that? Why they come from the Europe to India and other countries of the world? We have to understand this words clearly. हमें समझना होगा कि क्या कारण थे कि यूरोप के कई सारे देश 15th सेंचुरी में दुनिया के दूसरे देशों में गए। जैसे तुर्क्स कैप्चर कॉन्स्टेंटिनोपल, ये एक देश का नाम है, इन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया। रेनेसांस, रिवोल्यूशंस एंड फॉल्स ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री, उसी बीच में बहुत ही बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं विज्ञान और औद्योगिक तौर पे यूरोप में क्रांति आ गई। और जब वहाँ पे क्रांति आई तो उनकी भौतिक संरचना जो थी, वो जो उनकी खोजें थी, उनकी आंखों में एक चीज़ समझ में आ रही थी कि जो उनका लालच है वो चमक सी थी, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट थे और उनको वो सेल करना था, बेचना था। तो कहाँ बेचा जाए, तो उनको इंडियन मार्केट या हम ऐसा कहें कि एशिया के बहुत सारे देश उनकी आंखों में आने लगे कि हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आज के टाइम में भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, उस टाइम से पिछले समय में भी ऐसा ही था। इंडिया एंड फार ईस्ट, भारत और दूर या पूर्वी देश, the trade were forced to look for the market for increase in the production due to the industrial revolution. क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई थी, इस कारण से यूरोपीय कंपनी भारत और पूर्वी देशों की ओर अपनी बिक्री या पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े तेजी से आने लगे।
कहते हैं वास्को डी गामा एंड बार्थोलोमियो दे टुक अप द टास्क ऑफ डिस्कवरी ऑफ द वाटर रूट फॉर फार ईस्ट। वास्को डी गामा और बार्थोलोमियो ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना व्यापार विदेशों में ले जाने के लिए बीड़ा उठाया, है ना। तो बार्थोलोमाइस 1487 में और वास्को डी गामा ठीक है, ये साथ साथ निकले थे। कहा जाता है उसी समय की बात है, कोलंबस ये अमेरिका पहुंच जाते हैं 1942 में, और इसी को कहा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की। तो हम इसका रिप्लाई देते कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1942 में की थी, 1992 में। बार्थोलोमियो डिस्कवर्ड गुड होप इन 1487। गुड होप ये आपका न्यूयॉर्क का साउथ अफ्रीका का एक जगह है ना, उसकी खोज इन्होंने 1487 में की। वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट इन वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया इन 1948। उसी के चलते हुए वास्को डी गामा भी इंडिया के कालीकट पश्चिमी बंदरगाह के ऊपर 1948 में पहुंचा। तब यहाँ के जो राजा थे वो जेमोरिन थे। यदि पूछा जाए कि वास्को डी गामा भारत आया उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो इसका बहुत सिंपल सा रिप्लाई होगा जेमोरिन। जामोरिन भी कहते हैं इनको, राजा जामोरिन, ठीक है, उस समय के शासक थे ना। पोर्टुगीज इन इंडिया। अब देखते हैं पुर्तगालियों का भारत में किस प्रकार से आगमन हुआ, वो कैसे आए, क्या हुआ। वास्को डी गामा अराइवल इन 1948 इन इंडिया ओपन द डोर फॉर द अदर यूरोपियन ट्रेडर्स। जब भारत में 1948 में वास्को डी गामा आया तो इसने यूरोपीय देशों के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया, व्यापारियों के लिए। द एम्पेयर्स एंड द किंग्स इन इंडिया वेलकम द यूरोपीय ट्रेडर्स फॉर वेरियस रीजन्स। देखिए भारत के जो शासक थे, जो राजा थे, है ना, सम्राट थे, उन लोगों ने यूरोप के व्यापारियों का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। उसके कई सारे कारण रहे उस समय के। पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। हम ऐसा कह सकते हैं क्या ऐसा था, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी उसमें सबसे पहले पोर्टुगीज यानी पुर्तगाल के लोगों ने भारत में व्यापार के लिए कदम रखा। A new era of trade and business developed between two countries after Vasco da Gama arrival in India। देखिए पोर्टुगीज और इंडिया के बीच में अब ट्रेडिंग का एक नया दरवाज़ा खुल गया था। वो दोस्त हो चुके थे और अब उनमें व्यापार होना था। पेड्रो एल्वारेज गैब्रियल विथ फ्लीट ऑफ 13 ships reached इंडिया इन 1500। कहा जाता है कि एक और यूरोपीय व्यक्ति जिनका नाम अल्वारेज गैब्रियल था, ये 13 जहाज़ों के बेड़े के साथ में 1500 में भारत आकर पहुँचे। द पोर्टुगीज ट्रेडर स्टेबलाइज ट्रेडिंग सेंटर्स एट कालीकट, गोवा, दमन, दीव एंड हुगली। इसके बाद में पुर्तगाली व्यापारियों ने कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली जैसे शहरों में और प्लेसेस पे अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया दोस्तों। टू स्टेबलाइज सुपरमेशी ऑन द ट्रेड ऑफ द स्पाइसेस एंड द ब्लैक पेपर एक्चुअली वॉट द ट्रेड फ्रॉम द इंडिया इट में उन्होंने क्या भारत से व्यापार किया, किस चीज़ का व्यापार किया। तो जो मसाले होते हैं ना बेटा, मसाले में भी जो काली मिर्च होती है उसका व्यापार इन्होंने भारत से स्टार्ट किया। दे बिल्ड द फर्स्ट फोर्ट एट कोचिन 953। उन्होंने अपना पहला किला 1503 में कोचीन में स्थापित किया। फ्रांसिस्को द Almeida was appointed the first Portuguese viceroy by Portugal in India in 1505। अब पोर्तुगाल देश था वो भी भारत में अपनी गतिविधि को तेज करने लगा। 1505 में इसने फ्रांसिस्को द एल्मेडो को भारत का वाइसराय बनाया है, अपॉइंट किया। विद द हेल्प ऑफ पोर्टुगीज फोर्सेस ही टुक ड्यू अंडर हिज कंट्रोल। क्योंकि उनके पास में उस समय के मॉडर्न वेपन्स थे तो इन्होंने ड्यू का जो पोर्ट था, जो शहर था, उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया और वो वहाँ का शासक बन गया। उसने देखा कि इंडियन पॉलिटिक्स तो बड़ी कमज़ोर है ना, यहाँ पे लोग सिर्फ करप्शन करना जानते हैं। तो वो करप्शन जो लोगों के मन में था वही हमारे भारत के लोगों को ले डूबा। इनडायरेक्टली वी कैन से दिस वर्ड्स। इनडायरेक्टली क्या हम डायरेक्टली कह सकते हैं
कि उस समय भी लोगों के मन में करप्शन था, राजाओं के मन में करप्शन था, एक दूसरे लोगों से जेलस थी। वो जेलसी भारतीय लोगों को डुबा ले गई, ये शासकों को डुबा ले गई, जिसके कारण हम लोगों को 200 साल उनकी गुलामी झेलना पड़ा। अब क्योंकि ये 1505 में ही आ चुका था, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1900 तक 400 साल का गुलाम लगभग हम रहे, 450 साल के आसपास। With the help of the Portuguese forces he took due under his control, the Portuguese viceroy Albuquerque snatched Goa from यूसुफ आदिल शाह। उसके बाद में दूसरा पुर्तगाली, ठीक है, इसने गोवा को भी यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया, ठीक है, एंड रूलर ऑफ बीजापुर इन 1509। अच्छा, आदिल शाह कहाँ था? ये बीजापुर का शासक था, ठीक है। कहाँ पे हैं? यस, नेक्स्ट। एंड द पोर्टुगीज स्लोली occupied their hold on दमन, सालसेट बेसिन एंड मुंबई। और धीरे धीरे जो ये सेना थी इसने सालसेट बेसिन, मुंबई, हुगली, सेंट टॉम जैसी जगहों पे भी अपना कब्जा कर लिया। और इसके चलते हुए अल्बुकर्क कुछ भी नहीं, मतलब अल्बुकर्क ये जो वाइसराय था इसने आदिल शाह के लगभग ज़्यादातर क्षेत्र को छीन लिया। एंड in this way the Portuguese traders in 1550 had not only the sole control over Indian trade but they also started ruling over the coastal areas of after annexing it। अब धीरे धीरे ये क्या करने लगे? पहले तो ये व्यापार करने आए थे, लेकिन इन लोगों ने देखा कि भारतीय लोग तो बड़े कमज़ोर हैं राजनीतिक तौर पे, तो इन्होंने व्यापार के साथ साथ प्रशासनिक तरीके से तटीय क्षेत्र पर अधिकार करना स्टार्ट कर दिया। नाउ भारत में डचों का आगमन भी कैन से ये। अब नेक्स्ट हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं डच है, तो किस प्रकार से भारत में आए। डच वर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, हॉलैंड। जो डच थे ये हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया। सो फॉर द पर्पसिंग ऑफ द ट्रेडिंग विथ इंडिया हॉलैंड आल्सो कंस्टिट्यूट और स्टेबलाइज अ कंपनी दैट्स नेम वाज डच ईस्ट इंडिया कंपनी which was established in 1602 year. In order to establish control over trade in India, conflicts arose between the Dutch and the Portuguese, in which Portuguese were defeated. So, after coming Dutch, conflicts were started between both the companies, Dutch and Portuguese. हम कह रहे हैं कि जब हमारे देश में डच आ गए तो डच और पुर्तगालियों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। पहला उद्देश्य था कि जो व्यापार है उसमें उनका एकाधिकार हो, है ना। सोलो हम कह सकते हैं सोलो मार्केट में उनका राइट हो, बट ऐसा नहीं हुआ। पोर्टुगीज हार जाता है। सून आफ्टर डच स्टेबलाइज ट्रेडिंग हाउस इन द कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड द फैक्ट्रीज वाज कम अप टू एट मछलीपट्टनम। धीरे धीरे अब क्या हुआ, अब इन लोगों ने जब व्यापार में देखा, कब्जा करना स्टार्ट किया, शासन करना स्टार्ट किया, तो डच ने भी बहुत जल्दी कोरोमंडल कोस्ट पे, गुजरात में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में अपना अधिकार या ट्रेडिंग सेंटर स्टेबलाइज किया और पहली फैक्ट्री उन्होंने मछलीपट्टनम में खोल डाली। द डच स्टेट चीफली, अब डच किस चीज़ का व्यापार करते थे? तो ये भी मसालों का, इंडिगो, रो सिल्क, लीड, राइस एंड ओपियम का व्यापार या ट्रेड किया करते थे। स्पाइस यानी मसाले, इंडिगो यानी नील, रो सिल्क यानी कच्चा रेशम, लीड यानी लीडी होता है, राइस यानी चावल होता है, ओपियम, है ना। इन चीज़ों का व्यापार इन्होंने भारत में करना स्टार्ट कर दिया। द मेन डच फैक्ट्री वाज एट पुलिकट वेयर दे मिंटेड गोल्ड कोइन पगोड़ा। बेटा डच ही एक ऐसे शासक थे फर्स्ट टाइम जो भारत में आए और इन्होंने कोइन बनाना स्टार्ट कर दिया। ये सोने के सिक्के बनाते थे जिसको पगोड़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पगोड़ा कहा जाता था। गुड। डच इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स एज करेंसी इन इंडिया नोन एज पगोड़ा। ओके, ये दोबारा इसी सेंटेंस को उन्होंने रिपीट किया है। सो इस प्रकार से हमने डच का देख लिया है, पोर्टुगीज का देख लिया है, ब्रिटिश के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश के, अंग्रेज़ों के बारे में, फ्रेंच के बारे में,
मुग़ल कैसे समाप्त हो गए और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझें और जहाँ जहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ पे किस ईयर में ये लोग आए, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लर्न करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू।